दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो लास्ट क्लास 11th में फिजिक्स में हम चल रहे थे, हम मोशन को अंडरस्टैंड कर रहे थे। तो हमारा जो आज जो हमारी रियल लाइफ में मोशन होता है वो तो आप जानते हैं, ये 3D में मोशन होता है। कोई भी हमारी जो बॉल है, कोई कैच करता है क्रिकेट में या कुछ भी होता है, स्विमिंग पूल में भी है, वो सब कुछ 3D में होता है, यानी थर्ड डायमेंशन में होता है। अब कोई भी एक नया बच्चा है तो उसको डायरेक्ट हम 3D मोशन अंडरस्टैंड करने के लिए बिठा देंगे तो आप ये चीज जानते हैं कि उसको नहीं समझ आएगी। तो इसीलिए क्या किया है हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस बनाने वालों ने, सबसे पहले हमें एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन समझाने के लिए ट्राई किया है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब हम समझ जाएंगे तो मोशन इन अ प्लेन पढ़ा देंगे। तो अभी तक का जो 11th तक का स्टैंडर्ड है, आप मोशन इन प्लेन ही पढ़ेंगे गाइस। लेकिन अगर आप मोशन इन 3D पढ़ेंगे वो आपके फर्दर स्टडीज में आएगा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी लास्ट वीडियोस में हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझा था। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि मोशन इन जो स्ट्रेट लाइन था वो हमारे आगे से जा रहा है, लेकिन अब जो नया कंसेप्ट आ रहा है वो मोशन इन अ प्लेन है, जो हमारा आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो मोशन इन प्लेन को हम स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है केडी, आप देख रहे हैं एडिक्शन ऑफ स्टडी। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा मोशन इन प्लेन। तो ये जो मोशन इन प्लेन है, ये असल में डायरेक्शंस से भरा हुआ चैप्टर्स है। इसमें आपको बिना डायरेक्शंस के आप चल ही नहीं सकते, इस मोशन को स्टार्ट ही नहीं कर सकते, सीख ही नहीं सकते बिना डायरेक्शन के। असल में जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन था उसमें दो ही तरह की डायरेक्शन थी, क्योंकि अब वो स्ट्रेट लाइन पर उसको ट्रेवल करना है। सपोज ये स्ट्रेट लाइन है तो या तो राइट साइड ट्रेवल कर सकता है या लेफ्ट साइड, ठीक है। और कोई उसके पास कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट ही नहीं है जहां पर वो ट्रेवल कर सके। तो इसलिए उसमें डायरेक्शंस का इतना ज्यादा रोल नहीं था। हम उसमें डायरेक्शन एक प्लस मान सकते थे, एक नेगेटिव मान सकते थे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से हम डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते थे। लेकिन जो मोशन इन प्लेन है उसमें एक डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। वो हो सकता है ईस्ट की तरफ जा रहा हो सकता है वो वेस्ट की तरफ जा रहा हो सकता है वो ईस्ट और वेस्ट के किसी एक एंगल पर जा रहा हो। वो कोई भी एंगल हो सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री कहीं पर भी। तो इसमें हम बिना डायरेक्शन के ये चैप्टर हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्शंस को समझने के लिए हमारे पास सबसे जो पहला टॉपिक है वो है वेक्टर्स को समझना। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें मैं आपको वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में समझाऊंगा। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो पहला जो पार्ट है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और जो दूसरा पार्ट है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर स्केलर क्वांटिटी की सबसे पहले मैं सिर्फ डेफिनेशन क्या होती है अगर मैं वो बोलूं तो वो होगी quantities which require only magnitude for their specification and no direction associated with them are called scalar quantities। अब इनके अगर मैं इसको हमारी इजी लैंग्वेज में बोलूं तो वो क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ उनका जो मैग्नीट्यूड है या जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वही इनफ है उनको समझाने के लिए, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मास ऑफ अ बॉडी है, ठीक है, टाइम है, स्पीड है, लेंथ है। तो ये टाइप की क्वांटिटीज हैं गाइस, इनमें हमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। एग्जांपल के लिए अगर कोई टाइम है तो अगर आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप उसको बता सकते हो 10 सेकेंड 20 सेकेंड या 3 बज गए या 2 बज गए। उसमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि 3 बज गए इस डायरेक्शन में, समझ रहे हैं ना आप। तो इस टाइप की क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। और जो दूसरी टाइप की क्वांटिटी है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसके बारे में मैं सारा का सारा कंप्लीट आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो वो जो दूसरी टाइप की क्वांटिटी है वो आ गई है आपके आगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे क्योंकि उसी का यूज है हमारे इस पूरे चैप्टर को समझने में। तो वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, वो डेफिनेशन है क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम या फिर टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। ये सारी जो क्वांटिटीज है ना आपकी, अब आपको बताना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए अगर हम फोर्स का एग्जांपल लेते हैं इसमें, तो फोर्स अगर मान लीजिए 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो वो किस डायरेक्शन में लग रही है, उसको ये चीज को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिर्फ बोलेंगे ना 2 न्यूटन की फोर्स, तो 2 न्यूटन की फोर्स पूरी कंप्लीट उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर 2 न्यूटन अगर बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, अगर हम वो भी इंक्लूड करेंगे तो वो फोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। समझ रहे हैं आप। अब मैं आपको वेक्टर्स को आगे जाकर वैसे थोड़ा सा और ज्यादा कंप्लीट समझाने के लिए ट्राई करूंगा, लेकिन उससे पहले एक नोट मेंशन करना चाहता हूं जो आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है गाइस, उसकी डायरेक्शन होती है, जैसे कि आप आगे भी पढ़ेंगे या कुछ
स्टूडेंट्स को पहले से भी नॉलेज होगी, हमेशा जो करंट होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ ट्रेवल करता है, यानी करंट की भी एक डायरेक्शन होती है, लेकिन फिर भी हम करंट को एक स्केलर क्वांटिटी मानकर चलते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते हैं। सिमिलरली ऐसा एनर्जी में भी होता है। एनर्जी क्या होती है, हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो करती है। एग्जांपल के लिए हीट है, वो हमेशा हाई जो ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी होगी लो टेम्परेचर की तरफ ट्रेवल करती है, यानी हीट की भी एक डायरेक्शन हो गई ना गाइस, एनर्जी की भी एक डायरेक्शन हो गई। लेकिन हमारी जो एनर्जी है या इलेक्ट्रिक करंट है वो ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन तो होती है, लेकिन हम उनको एज अ स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, एज अ वेक्टर की तरह नहीं करते। तो अब क्या है, अभी मैंने आपको ये जो डेफिनेशंस तो बता दी हैं, अब क्या है, हमें वेक्टर्स को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है। तो मैं अब आपको टाइप ऑफ वेक्टर समझाऊंगा और उनको कैसे कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि उन वेक्टर्स का हम यूज करके आगे के चैप्टर को समझ पाए। तो दोस्तों हम अपना वेक्टर्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कि इसको लिखा कैसे जाएगा, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे वेक्टर की बारे में बात हो रही है, ऐसी क्या चीज़ करें। तो सबसे पहले हम जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको एक एरो की तरफ से। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो एरो है वो, इसका जो हेड है, एरो का हेड, वो एक डायरेक्शन बता रहा है। तो सेम चीज में वो क्वांटिटी की डायरेक्शन बताता है कि जिस भी डायरेक्शन में एरो का हेड होता है उसी डायरेक्शन में क्वांटिटी की डायरेक्शन बताते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक बुक है, वो कोई टेबल पे पड़ी हुई है, तो उसमें जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो उसकी नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होती है, और जो उसकी मास की और ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है, mg की जो फोर्स होती है वो डाउनवर्ड होती है। जो फोर्स होती है ड्यू टू अर्थ होती है, या कोई भी प्लेनेट पे या किसी भी चीज पे है उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई mg की, और जो अपवर्ड डायरेक्शन हो गई वो नॉर्मल रिएक्शन हो गई। तो ये जो डायरेक्शन है वो एरो का हेड देख के आपको पता लगती है मेरे दोस्त, ठीक है। और दूसरी चीज हम इसको पढ़ते कैसे, फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है ए वेक्टर, कोई एक ए वेक्टर हमने नाम रख दिया किसी भी वेक्टर का, तो हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे और उसके हेड पर क्या करेंगे, ऊपर एक एरो बना देंगे, तो हमें इससे पता लग जाता है कि हम ए वेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन तो हम बता देंगे कि ये जिस भी डायरेक्शन में एरो होता है उससे डायरेक्शन पता लगती है। अब जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारा जो वेक्टर होता है उसके दोनों साइड, ये जो आपको जैसे दिख रहा होगा कि हमने दोनों साइड उसके दीवारें बना दी हैं, तो ये जो क्वांटिटी होती है इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, या इसको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, अब मान लीजिए कोई भी एक पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मतलब कि कोई भी एक पोजीशन है किसी वेक्टर की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मैं आपको ग्राफिकली बताता हूँ, मान लीजिए ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो ओरिजिन से आपको दिख रहा है, ये पॉइंट P ले लिया, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x और y हो गए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओरिजिन के साथ इस पॉइंट को मैच कर देते हैं। तो अब क्या है, P की डायरेक्शन, जो इस एरो की डायरेक्शन का हेड है, जो इस एरो का हेड है वो P की डायरेक्शन बता रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ठीक है। और हम ये जो OP वेक्टर है इसको हम जनरली एक R वेक्टर डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर होता है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्लेन करता है, जो डायरेक्शन को, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो अब अगला जो टॉपिक है मैं आपको इसी में आगे पढ़ा रहा हूँ, वो काइंड्स ऑफ वेक्टर है, मतलब टाइप ऑफ वेक्टर्स डिवाइड करे हुए हैं कि हमारी जो सहूलियत के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि उसके हिसाब से हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बनाए हैं। तो सबसे पहला जो काइंड्स ऑफ वेक्टर में हमारा आता है वो होता है यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो सिर्फ 1 और डायरेक्शन उसकी कोई भी हो सकती है, मतलब जो उसके एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अब यूनिट वेक्टर को हम हमेशा एक वेक्टर के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, तो यूनिट वेक्टर को एक हमने इतना इम्पोर्टेंट है कि हमने इसके लिए एक अलग से नोटेशन सोची हुई है, एक चाइनीज हैट बना देते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए ए यूनिट वेक्टर मेरे को एक्सप्लेन करना है, तो ए यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ए के ऊपर मैंने एक हैट बना दी, तो मैं देखते ही बता सकता हूँ कि ये जो नोटेशन है ये तो यूनिट वेक्टर की है। अब ये यूनिट वेक्टर होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स कि यूनिट वेक्टर में सिर्फ एक डायरेक्शन है, हम इसको सिर्फ एक डायरेक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर हम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं ए कैप इज इक्वल्स टू, यानी ए का यूनिट वेक्टर है वो इक्वल होगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, यानी कि किसी वेक्टर में से अगर उसके मैग्नीट्यूड निकाल दिया जाए
तो सिर्फ वो एक डायरेक्शन बचेगी जिसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। आपको आपके आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिट वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर टाइप का है। ठीक है, जो दूसरे टाइप का वेक्टर आता है हमारे पास वो है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या हो गया? वो वेक्टर जिसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिकल वैल्यू है वो जीरो हो, लेकिन उसका जो डायरेक्शन हो वो होती है उसमें, तभी तो उसमें हम वेक्टर समझेंगे ना कुछ तो डायरेक्शन होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, जो जीरो वेक्टर होता है ना उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, उसकी हम हमेशा एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग जब करी थी इस टॉपिक की, मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो भी वेक्टर होता है उसका जो एरो का हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है, लेकिन जो यूनिट वेक्टर है वो तो एक पॉइंट साइज है। पॉइंट साइज यानी उसका एरो ही नहीं पता, हेड ही नहीं पता कौन सा है, तो उसकी कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो सकती है, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है कि भाई अब हम जीरो वेक्टर पढ़ रहे हैं तो जीरो वेक्टर में कोई एग्जांपल तो होगा ना, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो कोई भी एक पोजीशन जो किसी भी ओरिजिन पे होती है, ठीक है, ओरिजिन पे जो पोजीशन होती है उसका जो पोजीशन वेक्टर बनाते हैं वो एक जीरो वेक्टर होता है गाइस। ठीक है, जीरो वेक्टर उसको बोलते हैं। तीसरा जो वेक्टर आपका आता है वो है इक्वल वेक्टर्स। मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, हम उनको दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कब बोलते हैं? दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स तब बोलते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक वेक्टर पकड़ लिया ए वेक्टर, और ये मैं दूसरी तरफ से दूसरा वेक्टर ले आता हूँ बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम तभी इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं जब इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो, यानी ये सेम डायरेक्शन में हो। एग्जांपल के लिए अगर ए डायरेक्शन, ए की जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो ईस्ट में है, तो बी की भी एग्जैक्टली ईस्ट में होनी चाहिए। पहली चीज तो उनका जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। दूसरा, जो उनका मैग्नीट्यूड भी होता है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर तभी इक्वल वेक्टर्स बोले जाएंगे जब उनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि जो वेक्टर आप कोई भी मैंने आपको बताया ना कि एरो से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ऐसे मानते हैं कि एरो की जो लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। ठीक है गाइस, और जो एरो की डायरेक्शन है वो वेक्टर की डायरेक्शन बताती है। तो आप यूं भी बोल सकते हैं कोई भी दो वेक्टर जो सेम साइड जिनका हेड हो और जिनके दोनों की लेंथ सेम हो वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है गाइस, दूसरा टाइप का वेक्टर आपका आ गया पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? कोई भी दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर हम मान लेते हैं, उनको हम पैरेलल वेक्टर्स तब बोलते हैं गाइस जब उन दोनों की डायरेक्शन सेम हो, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है, वो चीज़ इस पर कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, तो हम उनको पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इक्वल वेक्टर्स भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, समझिए आप। इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होना जरूरी नहीं है। क्यों? अब जैसे मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, अगर वो इक्वल वेक्टर्स है तो उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी हम उन दोनों को बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स भी हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। लेकिन मान लीजिए ए जो वेक्टर है और बी जो वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में अगर हो जाते हैं, लेकिन बी वेक्टर की लेंथ हल्की सी ए से बड़ी है, तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो गए ना गाइस। तो इसीलिए हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो ये जरूरी नहीं। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इससे अगला जो टाइप का वेक्टर आता है वो आता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल नाम से ही पता लग रहा है कि ये पैरेलल का बिल्कुल उल्टा। कोई भी ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे से ऑपोजिट होगा, ठीक है, यानी वो एक दूसरे से ऑपोजिटली जब डायरेक्शन में होते हैं तो उनको एंटी पैरेलल बोलते हैं। मैग्नीट्यूड उनका सेम भी हो सकता है, डिफर भी कर सकता है, इसका ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेन यहाँ पर डायरेक्शन है जो पैरेलल में और एंटी पैरेलल में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है गाइस, अगले टाइप का जो हमारा वेक्टर आता है वो है नेगेटिव वेक्टर। अब हम मान लीजिए कोई भी ए वेक्टर और कोई दूसरा बी वेक्टर, उन दोनों को आपस में नेगेटिव वेक्टर्स कब बोल सकते हैं? हम तब बोल सकते हैं कि जब कोई भी दो वेक्टर्स एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन डायरेक्शन में एकदम एक दूसरे से एंटी पैरेलल हो।
तब हम बोल सकते हैं सपोज ए जो है वो ईस्ट में डायरेक्ट कर रहा है और जो बी है वो वेस्ट में डायरेक्ट कर रहा है और ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम बोल सकते हैं ए इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, या ये भी बोल सकते हैं बी इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। समझ रहे हैं गाइस आप? तो नेगेटिव वेक्टर्स ये होगा। उससे अगला जो आपका टाइप आता है वो आता है गाइस कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं गाइस जिनका इनको कॉन्करेंट को आप बोल सकते हैं को इनिशियल्स भी, यानी वो जिनका इनिशियल्स को हो, मतलब एक जगह से जो सेम जगह से जिनका इनिशियल हो। तो एक ही पॉइंट से जब मल्टीपल वेक्टर्स निकलते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वेक्टर्स जो निकलते हैं, तो उन सभी वेक्टर्स को हम बोल सकते हैं ये आपस में कॉन्करेंट वेक्टर्स। ठीक है गाइज? तो कॉन्करेंट वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक मतलब समझ होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको कॉन्करेंट वेक्टर। उससे अगला जो आपका है वो है कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर वेक्टर्स, इसमें भी मतलब समझ आ रहा होगा आपको सिर्फ नाम से ही कि कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम प्लेन में लाई करते हैं, यानी कोप्लेनर जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने पूल टेबल देखा होगा ना, पूल जो बिलियर्ड बॉल्स भी जिनको बोलते हैं, तो उसमें जो जितनी भी बॉल्स होती हैं वो सारी की सारी प्लेन में ही रहती है, मतलब कि उस टेबल के ऊपर ही रहती हैं, वो उस टेबल से बाहर नहीं जाती। तो वो जो प्लेन में ही रहती हैं वो जो वेक्टर्स होंगे ना, जिनका मतलब कि उन बॉल्स की डायरेक्शन को अगर हमें दिखाना है तो हम कोई भी मतलब कि जिस साइड वो जा रही है उस साइड में हम एरो दिखा देंगे। ठीक है? तो वो जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सब कुछ टेबल के ऊपर होगा, टेबल के बाहर की तरफ कोई भी वेक्टर्स नहीं जा रहे हैं, राइट? उनकी अगर वेलोसिटी अगर आपने दिखानी है तो, या फिर उनका क्या नाम है आपको जब एक्सप्लेन करना है, तो उनको बोलते हैं हम कोप्लेनर्स वेक्टर, वो वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है गाइस? तो आप ये जितना भी है, मैं सारा का सारा तामझाम है ये जो बंद करके इस बॉक्स में डाल देता हूँ। तो वेक्टर्स के ये जो जितने भी टाइप हैं मैंने आपको बताए हैं गाइस, आपको ये चीज़ ये टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं। आगे हमें इनका मेन जो इनका यूज़ करना है, हम एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब कि किन्हीं दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो वेक्टर्स को डिवाइड कैसे करेंगे, ये सब कुछ जो सीखना है वो आगे के लॉज आएंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ गाइस। ठीक है? तो अभी के लिए मैं ये जितना भी तामझाम है ये सारा का सारा समेट के इस बॉक्स को साइड में रख देता हूँ गाइस। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे के सारे वेक्टर्स जितने भी है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको काइंड्स ऑफ वेक्टर समझ आ रहे हैं। तो गाइज अब हम आगे क्या करते हैं, वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, या दो वेक्टर्स को डिवाइड करना हो आपस में तो वो कैसे करेंगे, अब हम उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि किसी भी वेक्टर को अगर हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अगर, तो उससे सिर्फ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन एज इट इज रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई एक ए वेक्टर है जो 2c के इक्वल है, 2c के इक्वल, ठीक है, या कोई बी वेक्टर है वो अगर मान लीजिए डबल ऑफ ए वेक्टर है, यानी हम उसको बोल सकते हैं 4c वेक्टर के इक्वल है। तो यानी सी वेक्टर और जो बी वेक्टर जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो दोनों के दोनों, और जो ए वेक्टर जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर, वो तीनों के तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, लेकिन उन तीनों के जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। तो यानी किसी भी वेक्टर को हम अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन एज इट इज रहती है। या आप दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं तो उस एरो की डायरेक्शन जो उसका हेड जिस तरफ डायरेक्ट कर रहा है वो सेम रहेगी, बस उस एरो की लेंथ चेंज हो जाएगी उतने टाइम से जितने टाइम से मतलब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या जो नंबर हमारा जो रियल नंबर है। ठीक है? अब दूसरी चीज़ मैं यहाँ से मेंशन करना चाहूँगा कि जो हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ग्राफिकली हम किसी दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। एनसीईआरटी में हम दो मेथड बताए गए हैं जिससे हम ग्राफिकली किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। पहला है ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, या इसको आप बोल सकते हैं हेड टू टेल मेथड। ठीक है? और जो दूसरा मेथड है वो आपका होता है पैरेललोग्राम एडिशन मेथड। ठीक है? तो पहले हम पढ़ते हैं ट्रायंगुलर जो हमारा एडिशन मेथड है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। तो इसको हम हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं। इसमें मान लीजिए कोई भी हमने दो आर्बिट्री, कोई भी मतलब जनरली हमने दो वेक्टर्स ले लिए जो दो डायरेक्शंस की तरफ है हमारे, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। तो जो ए और बी को अगर मान लीजिए मेरे को ऐड करना है
ग्राफिकली मैं कैसे ऐड करूंगा, कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ए वेक्टर को प्लस करने के बाद बी वेक्टर को प्लस करने के बाद जो थर्ड कोई भी वेक्टर बनेगा इनके मिक्सचर से उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो हम कैसे बताते हैं। तो हमें ये मेथड बोलता है कि आपको कुछ भी नहीं करना, इन दोनों वेक्टर्स का सिर्फ हेड और टेल को ज्वाइन कर दीजिए। आप दोनों का हेड और टेल को ज्वाइन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको बताना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या बनेगा, तो आप क्या करिए, ए वेक्टर का जो हेड है उसको बी वेक्टर के टेल से मैच कर दीजिए, मतलब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया आपने, तो अब क्या करिए, इसके बाद जो ए की टेल है उसको बी के हेड के साथ ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो ए की टेल और बी के हेड को ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर बना है उसको हमने जनरली बोल दिया R1 वेक्टर। तो ये जो R1 वेक्टर है उसको हम बोल सकते हैं कि R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी वो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ज्वाइन करने के बाद जो थर्ड वेक्टर मिलेगा जो हमें इनके एडिशन से, वो ये वाला वेक्टर होगा फ्रेंड्स। अब मान लीजिए मैंने एडिशन तो सीख लिया ट्रायंगुलर मेथड के अकॉर्डिंग कि हमें क्या करना है, दोनों को टेल को जो एक की टेल को और एक के हेड को ज्वाइन कर देना है। अब मान लीजिए मुझे इसी को यूज करके मैं सब्ट्रैक्शन कैसे सीख सकता हूँ। मैंने आपको ये तो बता दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, सिंपल सी चीज है, इसमें हम एक ट्रिक यूज करेंगे, होगा वो भी एडिशन मेथड, लेकिन अगर हम उसको ट्रिक को यूज कर लेंगे तो हम उसको एक सब्ट्रैक्शन मेथड भी बना सकते हैं। हमें क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। अब माइनस बी मैं जब आपको काइंड्स ऑफ वेक्टर बता रहा था, मैं आपको बताया था ना कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर सिर्फ क्या होगा, उस वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड एज इट इज रह जाएगा। तो अब क्या होगा, माइनस बी वेक्टर यानी एक नेगेटिव वेक्टर है वो बी वेक्टर का, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर क्या होगा, यानी हमें इसी मेथड में हम अगर बी वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी कर दें तो हम हेड टेल मेथड यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम ए वेक्टर की हेड को माइनस बी वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर देंगे और उसको मैच करने से जो हमारे पास वेक्टर आया उसको हम बोल सकते हैं R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आप समझ रहे हो ना दोस्तों कि हम एक एडिशन मेथड को कैसे ट्रिक के साथ एक सब्ट्रैक्शन मेथड भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगुलर लॉ है। दूसरा जो आपके पास मेथड आता है वो हमारे पास आ गया, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम एडिशन मेथड। ठीक है, अब पैरेललोग्राम क्या करना है उसमें, अब मान लीजिए आपको कोई भी जनरली दो वेक्टर आपको जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको वो दो वेक्टर्स को ऐड करना है पैरेललोग्राम मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ग्राफिकली अभी आपको कैसे ऐड करते हैं मैं वो सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है गाइस, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनालिटिकली कैसे ऐड करते हैं। तो अब क्या है, अब आपको पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है। आपको क्या करना है, इन दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर देगा, ए और बी की टेल्स को ज्वाइन करिए। अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐड करके क्या आएगा वो निकालना है। टेल्स को ज्वाइन करने के बाद अब क्या करिए, ए वेक्टर के पैरेलल भी एक वेक्टर लाइन बना दीजिए जो बी के हेड से होकर गुजरती है। सिमिलरली बी के पैरेलल भी एक लाइन बना दीजिए। अब ये दोनों गाइज, ये दोनों पैरेलल जो हमने एज्यूम करी है लाइन, वो किसी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मिलेंगे, यानी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अब वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ज्वाइन कर दीजिए आप जहां पर इन दोनों की टेल्स मिलती है। तो ये जो नया वेक्टर हमारे पास आया है, यही जो नया वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, जिसका मैंने नाम रख दिया जनरली आर वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने निकाला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। ठीक है गाइस, तो ये हमारे दो ही लॉज है, बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हो। इस वीडियो से अगर आप ढंग से समझ रहे होगे ना तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये तो बहुत इजी है, किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना इन दो मेथड्स के साथ। ठीक है, अब मैं आपको नया जो अगला टॉपिक बता रहा हूँ, अगर मान अब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेथड क्या दे रखा है हमारी बुक में, उसके बारे में बताऊंगा। तो गाइज अब जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दो मेथड्स मैंने आपको बताए थे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी उसमें ट्रिक यूज कर सकते हैं, या एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और दूसरा, अब मैं आपको मान लीजिए कोई दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसमें क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो उसमें क्या आएगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ ग्राफिकल मेथड बता रहा हूँ, मैंने आपको ट्रायंगुलर लॉ और जो पैरेललोग्राम लॉ बताया ना, वो किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट ग्राफिकली कैसे करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अगर मान लीजिए ग्राफिकली ही किन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो वो क्या होता है? तो इनमें भी दो मेथड्स हैं, लेकिन ये दोनों मेथड अलग अलग चीज़ों के लिए है, मतलब अलग अलग क्वांटिटीज डराइव की जाती है इससे। सबसे पहला मेथड है वो है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या इसको आप डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस मेथड से जो आंसर आता है ना, किन्हीं दो वेक्टर्स का जब स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है या डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो जो थर्ड आंसर आता है, जो भी इनका आता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है, जिसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ये किस केस में होता है उसका मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है और दूसरा एक बी वेक्टर है, ठीक है। अब इन दोनों को आपने डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना है डॉट प्रोडक्ट। तो अब डॉट प्रोडक्ट में इसका आंसर, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप मान लीजिए ए वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये बी वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में एक एंगल ले लिया जिसकी मैंने नोटेशन ले ली थीटा, ठीक है। तो अब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी इज ए बी कोस थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है बस। ए बी कोस थीटा जो इसका आंसर आता है ना, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसको हमने मान लिया ये एक सी आ गया, सी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। अब थीटा क्या है, दोनों के बीच में एंगल। मान लीजिए अब एक जनरल एक मान लीजिए केस बनाकर देख लेते हैं। मान लीजिए दोनों के बीच में एंगल जो है वो जीरो है, तो कोस थीटा जीरो की वैल्यू, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1, ठीक है। तो यानी कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स का अगर मान लीजिए अगर आप कोई क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो सॉरी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वो आ जाएगा ए डॉट बी वेक्टर जो आएगा ना, तो ए बी हो जाएगा, वो सिंपल कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो हट जाएगा। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, कौन सी क्वांटिटी में यूज़ होता है, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपके आगे के चैप्टर्स में आपको समझ में आएगा, एक फॉर्मूला आएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, यानी फोर्स का वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है एफ डी कोस थीटा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोस थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है, अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता, तो कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो उस केस में वर्क डन 0 आता है, ठीक है। तो यानी ऐसा आप वहां पर भी पढ़ोगे कि कोई भी दो वेक्टर्स, मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ जहां हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसके 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो वर्क डन 0 आता है। आपको ये अभी समझने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पर आपको समझ आएगा कि वो 0 क्यों होता है, वो इस थीटा की वजह से भी हम मैथमेटिकली समझ सकते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट तो सिंपल सा है, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाओ तो बस कोस थीटा हो जाएगा, और थीटा उन दोनों के बीच में एंगल है। दूसरा आपका आ गया है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट का जो आंसर भी आता है ना, वो भी आंसर भी जो होता है वो भी एक वेक्टर होता है। तो हम मान सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए बी साइन थीटा, और साथ में आपको दिखेगा एक यूनिट वेक्टर जिसको हम एन कैप बोल सकते हैं। एन कैप मतलब एक जनरल नोटेशन, ठीक है। तो अब ये पूरी की पूरी वैल्यू ये बता रही है, ए बी साइन थीटा जो है ना, वो इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बता रही है, और जो एन कैप है वो सिर्फ डायरेक्शन बता रही है, ठीक है। तो सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गया ए बी साइन थीटा, और एन कैप जो हो गया वो इसकी डायरेक्शन। अब बात आती है कि एन कैप की डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है गाइस, जब भी ए, मान लीजिए ए कोई वेक्टर बना लिया मैंने और बी मैंने कोई दूसरा वेक्टर बना लिया, तो ये कोई भी दो वेक्टर्स अगर किसी भी डायरेक्शन में होंगे वो को-प्लेनर वेक्टर्स होंगे। थोड़ा थोड़ा पिछले जो मैंने आपको बताया ना वीडियो में, वो सारे के सारे अभी यहाँ पर क्या है यूज हो रहा है। को-प्लेनर वेक्टर्स मैंने आपको बताया था कि वो वेक्टर्स वो कोई भी वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हैं उनको को-प्लेनर बोलते हैं। आप कोई भी दो वेक्टर एज्यूम कर लीजिए, इधर 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 कहीं भी एज्यूम कर लीजिए, लेकिन वो दो वेक्टर मिलकर एक प्लेन में ही लाई करेंगे, लेकिन कोई तीसरा वेक्टर जैसे ही आ जाएगा ना वो 3D में ले जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो ही वेक्टर की बात करते हैं। तो कोई भी दो वेक्टर्स का जब अगर मान लीजिए कोई प्लेन हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए ये दो वेक्टर का प्लेन बना लिया मैंने, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसकी डायरेक्शन बनानी है ना, तो मैं इसके लिए एक रूल होता है जिसको बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ए से बी की तरफ क्रॉस कर रहे हैं ना, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो ए से लेकर बी की तरफ मेरे को डायरेक्शन घुमानी है, ठीक है, स्क्रू घुमाना है। और ये यूनिवर्सल रूल है, कभी भी आप अगर किसी चीज को क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना तो वो अंदर की तरफ चलता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो बाहर की तरफ, ठीक है। तो अगर आपका ए वेक्टर से बी की तरफ जाते हैं, अगर वो क्लॉकवाइज है तो यानी उसकी डायरेक्शन इनसाइड द पेपर होगी या इनसाइड द प्लेन होगी, ठीक है। और अगर आप उसका कोई भी अगर ए से बी की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज बनती है तो आउटसाइड द पेपर होगी। सिंपल सा है, राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर आप वैसे भी याद रख सकते हैं स्क्रू रूल क्यों, कभी भी आप स्क्रू को कभी भी राइट साइड को मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो स्क्रू अंदर जाता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो बाहर आता है, ठीक है। तो गाइज ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये मैंने अभी सिर्फ आपको ग्राफिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बताया, सब कुछ ग्राफिकली बताया, ठीक है। अब आपको मैं आगे जो बताने वाला हूँ इन्हीं मेथड्स को, मतलब किसी चीज़ को एनालिटिकली कैसे एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या एनालिटिकली कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइज, ठीक है। आई बिलीव आपको इतना समझ आ गया होगा। तो गाइज चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्या करूँगा, अब मैं आपको मेथड सिखाऊंगा कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कोई भी मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है, एनालिटिकल मेथड में कैसे करते हैं। उससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखनी, जो टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, आपको मैंने जो पहले ग्राफिकल मेथड में कोई दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एक थर्ड वेक्टर बनता है, मैंने आपको सिखाया था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ले लीजिए या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ले लीजिए, ठीक है। तो जो थर्ड वेक्टर बनता है ना उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। अगर हम इसी चीज को अगर उल्टा ले जाए तो किन्हीं भी दो मतलब उस रिजल्टेंट को अगर हम मतलब तोड़ें तो वो वही दो कंपोनेंट्स में बनेगा, ठीक है। यानी इन दो चीजों को मिलाकर अगर हमारे पास तीसरी चीज आई है तो वो तीसरी चीज को तोड़कर वापस वही दो तीन चीजें तो मिलेंगी, ठीक है। तो अब क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर यही टॉपिक है कि अगर हम किसी भी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, यही हम सीखते हैं कि उसमें होता क्या है एग्जैक्टली। इस चीज को समझाने के लिए ना मैं आपको एक थोड़ा सा ग्राफिकल वे में समझाऊंगा तो आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमने कोई जनरल एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है। उस पॉइंट का हमने क्या करा है, उसको जब हमने उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया तो एक वेक्टर बन गया जिसको हमने बोल दिया ये ए वेक्टर बन गया, ठीक है। अब इस ए वेक्टर को हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इसे ए वेक्टर के ऊपर से, जो कि एक्स एक्सिस पे कहीं पे टच करेगी, ठीक है। सिमिलरली एक हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर लाइन भी खींचते हैं जो वाई एक्सिस पे कहीं पर टच करेगी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर जहां पर टच करती है ना उसको हमने बोल दिया कि वो एक ए एक्स पॉइंट बन गया, ठीक है। अब ए एक्स पॉइंट बन गया। यहां पर मैं आपको एक चीज मेंशन करने वाला हूं जो आपको फ्यूचर में ना बहुत जगह यूज होगी, तो आप चाहे तो वो ये नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप बाउंडिंग नहीं है, खुद की नोटेशंस भी ले सकते हैं डायरेक्शन के लिए। लेकिन ये वाली जो नोटेशन मैं यूज कर रहा हूँ ये जनरली हर जगह पर यूज होती है, तो इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं रिकमेंड भी करूंगा अगर आप यही नोटेशन लेना चाहें इन डायरेक्शंस के लिए। तो हम जनरली क्या करते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, अगर कोई भी चीज एक्स एक्सिस की साइड में चल रही है ना, सिर्फ एक्स एक्सिस में चल रही है, तो हम उस डायरेक्शन को शो करने के लिए एक यूनिट वेक्टर लेते हैं ना, तो यूनिट वेक्टर को हम बोल देते हैं ये आई कैप। आई कैप जनरली एक्स एक्सिस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है उसको हम ए एक्स बोल देते हैं, ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया जनरली, और आई कैप उसकी डायरेक्शन हो गई। तो ये जो वेक्टर है ए, जो हमारा इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो बन गया ए एक्स आई कैप। सिमिलरली हम y के लिए जो यूनिट वेक्टर लेते हैं ना, जो y एक्सिस पर जो डायरेक्शन बताता है वो होता है जे कैप। तो जे कैप मतलब जो कंपोनेंट y एक्सिस पर बना उसको हम बोल देते हैं ए वाई जे कैप, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर जो इस हमें मेथड से मिला है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल पर जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमें क्या बताएगा, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है ए वेक्टर, परपेंडिकुलर क्या है ए वाई, और बेस क्या है ए एक्स। तो बोलेगा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए वेक्टर का स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए वाई की वैल्यू क्या है वो तो हमें चाहिए। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आती है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर बेस क्या है, बेस हमारा होता है ए एक्स, ठीक है। यहाँ पर
ए एक्स अपॉन में ए, तो यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू आ गई ए कोस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई बाय में ए वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए साइन थीटा। अब ये वैल्यू हम अगर ऊपर पुट कर देते हैं, जो हमारी वैल्यू है जो हमारे पास आया था पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो आप हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू 1 हो जाती है। इसको फर्दर रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें मैग्नीट्यूड निकालना है किसी भी एक रिजोल्यूशन करने के बाद, मान लीजिए किसी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगी रिजोल्यूशन के बाद, तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या टेन थीटा ले लेंगे। ठीक है, थीटा की टर्म्स में हम डायरेक्शन निकाल लेंगे यहाँ पर। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? ए वाई, और बेस क्या है? ए एक्स। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई बाय में ए एक्स, और थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए वाई बाय में ए एक्स। तो ये हमारी जो थीटा है वो डायरेक्शन को बता सकता है कि किस डायरेक्शन पर है। ठीक है, तो ये हो गया रिजोल्यूशन का। अब जनरली इसी मेथड के हिसाब से मान लीजिए अगर ये 3D में होता तो हमने क्या की, ये बात अब आपके सामने जो ग्राफ आ रहा है ये आपको 3D ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लीजिए ये जो हमने कोई जनरली एक ए वेक्टर बना लिया जो एक्स एक्सिस से अल्फा का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा का एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस से गामा का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आ जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। और ए वेक्टर को हम जनरली कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड कर देंगे तो कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो कोई भी 3D में अगर मान लीजिए एक वेक्टर बना हुआ है उसको हम फर्दर कंपोनेंट्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये उसके कंपोनेंट्स होंगे जिसको आगे आपको पता लगेगा कि हमने ये कंपोनेंट्स बनाए क्यों। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का आपका ये टॉपिक था। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एनालिटिकल मेथड में कैसे हेल्प करेगा वो देखते हैं। ठीक है गाइस, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के साथ हमने जब कंपोनेंट्स बनाना सीख लिया है तो अब आगे क्या है गाइस, अगर हमें एनालिटिकल मेथड से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी सीखना है ना तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा गाइस। मैं आपको अभी बताता हूँ, आपको पता लग जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है, उन्हें हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने ए वेक्टर का मान लिए कि उसके जो कंपोनेंट्स आए हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आ गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी का क्या आ गया? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब मान लीजिए आपको ऐड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें आपको सिंपल सी चीज करनी है, जो आई कैप वाले जो डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स हैं उनको एक जगह ऐड करना है, जो जे कैप वाले कंपोनेंट्स हैं उनको एक जगह, और जो के कैप वाले हैं उनको एक जगह। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। थोड़ा सा गंदा सा लग रहा होगा देखने में। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें ये बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें ए वेक्टर आपका आ गया है 2i प्लस 3j माइनस 5 की, और जो बी वेक्टर आपके पास आ गया है वो है 3i प्लस 4j प्लस 2k। अब इन दोनों को ऐड करना है। सिंपल सी चीज़ है, i वाले i के साथ, j वाले j के साथ, k वाले k के साथ। ठीक है, तो 2 प्लस 3 5, यानी 5 जो आपके पास सी वेक्टर आ जाएगा वो होगा 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप। सिंपल सा है ना। वो ax bx जो लिखा होता है ना वो बड़ा गंदा सा लगता है, लेकिन उसी को अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा गाइस। अगर मान लीजिए इन्हीं दो वेक्टर्स को अगर सब्ट्रैक्शन में यूज़ करना है, यानी a वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर हो, तो सिंपल सी चीज़ है। अगर अब मान लीजिए इसी को सब्ट्रैक्शन में यूज़ करना हो तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आ जाएगा? माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। आपको सिंपल सी वैल्यूज रखनी है, तो सिंपल सा लगता है जब हमारे पास वो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाती है। जब हम जनरल नोटेशंस रखते हैं ना तो थोड़ा सा गंदा सा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए अब हमें मल्टीप्लीकेशन में जाना है, एनालिटिकल मेथड में डॉट प्रोडक्ट पकड़ना है। ठीक है,
तो डॉट प्रोडक्ट में ना इसमें आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर ना इतना ज़्यादा गंदा सा वो बन जाएगा, अभी थोड़ी देर में देखने में आपको। तो डॉट प्रोडक्ट में जो आपके पास ए वेक्टर आ जाएगा वो होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा, तो यानी आपको इनके कॉम्पोनेंट्स में डॉट प्रोडक्ट लगाना होगा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इन सब में डॉट्स को जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे मैथमेटिकली, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये गंदा सा एक फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब इसमें एक चीज़ देखना, मैं आपको जब डॉट प्रोडक्ट समझा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका फॉर्मूला आता है उन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन और इनटू में उन दोनों का जो थीटा होगा कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारा कंपोनेंट आई, अगर आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है ना, तो उनका जो वेक्टर्स क्या हो गए, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या है, दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो आई वाले तो 1 आ जाएंगे। लेकिन अब जो आई और जे की जहां पर डॉट बन रहा है ना, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि जे कैप क्या है वाई एक्सिस में और आई कैप है एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब 90 डिग्री आ गया तो वो कोस 90 0 हो गया। तो जहां जहां आई और जे का कंपोनेंट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, वहां पर भी 0 आ जाएगा, और जहां पर आई के साथ के का हो रहा है वहां पर भी 0 आ जाएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी आपस में बट परपेंडिकुलर होती है, तो के और जे जहां पर जे हो रहा है वहां पर भी 0 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास बहुत सुंदर सा एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है, आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1, आई डॉट जे इज इक्वल्स टू 0, आई डॉट के इज इक्वल्स टू 0, और के डॉट जे इज इक्वल्स टू 0, मतलब परपेंडिकुलर वाले 0 और पैरेलल वाले 1, ठीक है। अब ये दो ही तो चीजें हो सकती है इसमें आई जे के में, सिंपल सा लग रहा है ना अब, क्यों जब ये वाली चीज आ गई है। इससे अगला जो है गाइज वो है क्रॉस प्रोडक्ट। अब मान लीजिए आपके पास एक ए वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो जो दूसरा आपके पास वेक्टर है उसका आपके पास आ गया है बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है आपने, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ना आपको एक सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज होगी यहाँ पर। मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस का आपका जो चैप्टर है ना, वो मैट्रिक्स आपको इसमें यूज होगी, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स जो निकालते हैं, तो आपको क्या करना है, आप मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी। तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी बोला है ना, तो ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो ऊपर लिख लो, बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो नीचे लिख लो, ठीक है। तो अब क्या है, फर्स्ट वाला आई वाले एक तरफ, जे वाले एक तरफ, के वाले एक तरफ। अब इसका क्या करो, आप डिटर्मिनेंट निकाल दो, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वही इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब जो डिटर्मिनेंट निकालोगे ना उसमें आई भी होगा, जे भी होगा, के भी होगा, ठीक है। तो यानी उनकी डायरेक्शंस होंगी। लेकिन आपने जो अभी ऊपर पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, उसमें आई डॉट आई जो कैंसिल होकर वो लास्ट में 1 कर रहे थे, ये उसकी डायरेक्शन ही नहीं थी। आई डॉट जे तो वैसे ही 0 हो रहा था, उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं आती। लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन आ रही है। तो गाइज डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए क्या करते हैं, मैं आपको एक एक एग्जांपल समझा देता हूँ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज की तरह होंगे, आपको समझने में आसानी होगी इसकी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए एक एग्जांपल के लिए ए वेक्टर जो इक्वल मैंने मान लिया 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर मैंने मान लिया 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो ए डॉट बी क्या आ गया मेरे पास, पहले 5 वाले को मैं पूरे के पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे इसको लिख लेते हैं, पहले 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट प्रोडक्ट के साथ 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो अब मैं इसको रिजोल्व करता हूँ। तो पहले वाले में आपको दिख रहा होगा ये आएगा 10 आई कैप डॉट आई कैप माइनस 15 आई कैप डॉट जे कैप प्लस 20 आई कैप डॉट के कैप प्लस में 8 जे कैप डॉट आई कैप माइनस 12 जे कैप डॉट जे कैप प्लस 16 जे कैप डॉट के कैप प्लस 4
के कैप डॉट आई कैप माइनस 6 के कैप डॉट जे कैप प्लस 16 के कैप डॉट के कैप। अब मैंने आपको बताया था आई डॉट जे भी 0 होता है, जे डॉट के भी 0 होता है, के डॉट आई भी 0 होता है और आई डॉट के भी 0 होता है। तो वो वाले हम फैक्टर्स को 0 वाले हटा देंगे। हमारे पास फाइनल क्या बचा, 10 आई कैप डॉट आई कैप माइनस 12 जे कैप डॉट जे कैप प्लस 8 के कैप डॉट के कैप। आई डॉट आई क्या होगा 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। तो आपके पास आ गया 10 माइनस 12 प्लस 8, यानी ये आ गया आपके पास 6। तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसमें क्या है 6, ना यहाँ पर कोई डायरेक्शन दिख रही है ना कुछ, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ए वेक्टर मान लिया आई माइनस 2k। ठीक है, जे वेक्टर तो है ही नहीं यहाँ पर, नहीं है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ही तो नहीं है, तो हम ये तो मान सकते हैं ना कि जे वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड है वो 0 मान लो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 0j माइनस 2k। ठीक है, और बी वेक्टर हमने मान लिया यहाँ पर माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दीज वैल्यूज। अब आई के साथ में ए वेक्टर के लिए ऊपर लिख देंगे आई के साथ 1 था, जे के साथ 0, के साथ -2। सिमिलरली बी के लिए आई के साथ -1 था, जे के साथ 3 था और के साथ 1 था। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। अब यहाँ पर जो आप वैल्यू देख रहे हैं ना, इसमें आई कैप भी है, जे कैप भी है और के कैप भी है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो भी आंसर आएगा वो एक वेक्टर आंसर आएगा, यानी वो एक वेक्टर होगा जिसकी एक डायरेक्शन भी होगी। तो गाइज ये मैंने एक ट्राई किया है आपको वेक्टर्स समझाने के लिए, क्योंकि ये जो वेक्टर्स जो हैं आपको मोशन इन प्लेन समझने में आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, दोस्तों ये मेरा चैनल नहीं, ये आपका अपना चैनल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने आपका काम है प्लीज़। ठीक है, थैंक यू सो मच विवेक अरोड़ा जी हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। हमारी पूरी टीम एडिक्शन ऑफ स्टडी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। गाइज आप भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी जो पेटीएम और यूपीआई आईडीज़ हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी और साथ ही में हमारी डिस्क्रिप्शन में भी होंगी। थैंक यू सो मच एडिक्शन ऑफ स्टडी की तरफ से। आप देख रहे हैं आपका अपना केडी एडिक्शन ऑफ स्टडी। जय हिंद।